आपको ढूंढना होगा। यार चलो, आपकी मोहब्बत में मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, लेकिन इसको मैं प्राइवेट मोड पे रखूंगा। आप लोग मुझसे अपना ईमेल एड्रेस शेयर करना, मैं आपको पर्सनली इसकी दे दूंगा एक्सेस, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, सही है जी। ये बात ठीक है समझ सर। आई? मैंने बड़ा ज़बरदस्त आंसर ड्राफ्ट किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार तारीफ तो कर दो भाई, इतनी अच्छे से ड्राफ्टिंग की है मैंने, ज़बरदस्त ड्राफ्टिंग की है, क्या बात, सही है। अच्छा सर, अच्छा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले अब आगे बढ़े। जी सर। चले अब आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब एक सवाल आया आपके सामने, एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है जो कन्वर्टेड हुई है फ्रॉम प्राइवेट कंपनी ऑन 1st July 2019, and private company was incorporated on 1st August on 14th August 2018. Discuss the applicability of SGM on converted company. समझ आ रहा है सवाल जी क्लास? पहले तो मुझे ये सवाल पढ़ के कोई समझाए कि रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा गया है। सर मेरे ख्याल से जी आपका ख्याल रह गया, मुझ तक पहुंचा नहीं है। सर तो मैं यही आपसे पूछा गया है कि मैं ये पब्लिक कह रहा था। कंपनी जो है उस पे एप्लीकेबल है या नहीं है एसडीएम एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कन्वर्ट होने के सिर्फ बाद। एप्लीकेबिलिटी पूछी है, यानी आपसे ये नहीं पूछा कितनी तारीख तक करनी है, कब करनी है, क्या पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबिलिटी। पूछिए कि करनी भी है कि नहीं, एप्लीकेबिलिटी। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर आप पूरा लॉ वो वाला नहीं लिखेंगे कि आप पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल होल्ड एसजीएम विद इन, आप वहां पे ये लिखेंगे कि अब यहाँ पे लॉ रेलिवेंट लॉ क्या है। तो भाई यहाँ रेलिवेंट लॉ क्या है? और वो एक्सेप्शन वाला पार्ट। एग्जैक्टली ये टोपी वाला भाई है जिसने प्रेजेंटेशन दी थी, टोपी पहन के आया था, वही हो ना तुम? नहीं नहीं सर। नहीं, अच्छा सॉरी, चले। सर ये इमरान जमर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे वो बोरी भाई है, ये अब तो सही बचा ना। अच्छा सही कह जी रहे सर, हैं। ये वही। अच्छा, तो भाई देखें इसमें ये, अब आपने यहाँ पे लॉ क्या लिखना है, एज पर कंपनीज एक्ट 2017 a public company, a private company which is converted into public company within 1 year of incorporation shall not SGM, shall not hold SGM। ये आपका लॉ आ गया कि वो प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई है, या आप इसको यूं भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, अ पब्लिक कंपनी विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, क्योंकि सवाल की लैग ऐसे चल रही है, पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हुई है प्राइवेट कंपनी से, तो लॉ भी आपने कैसे छापना है, ऐसे छापना है कि पब्लिक कंपनी जो कन्वर्ट हुई है प्राइवेट कंपनी से, वो तब करेगी जब वो प्राइवेट कंपनी विद इन 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन कन्वर्ट हुई हो। दिस इज द एप्लीकेबल लॉ। और एप्लीकेबिलिटी क्या है इस केस में? एप्लीकेबल है क्योंकि वो अपने 1 साल के अंदर अंदर हुई है, लिहाजा इट इज एप्लीकेबल। क्या बात समझ आई? यस सर। चलें अब एक और सवाल नोट करें। एक पब्लिक सर कंपनी, वो एक साल का टाइम था सर ना? 1 साल कहाँ से हुआ? एक साल तो सर नहीं हुआ हमें सर। 1 साल के अंदर। हेलो। अगस्त से। हाँ 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 सर, सॉरी सर। भाई, वो आफ्टर लिखा हुआ था, ये रहा, यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ था, ठीक है, बात समझ आई?
सर 1 साल के अंदर होगी तो फिर एसजीएम करवानी है, वरना हाँ, नहीं। वरना एक साल के बाद होगी तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं रही ना, सारी जिंदगी वो तो खोल के रख दी टाइम लिमिट। तो सर आप कह रहे हैं एप्लीकेबल है तो नहीं है सर इसमें? है ना सही है, एप्लीकेबल। सॉरी मैं सर अगस्त 2019 समझ रहा था। भाई किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर। ओके। अच्छा यार, ये जो नुमान है हमारे साथ अभी, जो क्या कहानी सुना रहे थे, बाउंस बैक जिन्होंने किया, मेरिट वाले भाई, स्कॉलरशिप वाले भाई हैं भी? नहीं है गालिबन। सर है सर आवाज है क्यों वो, नहीं मतलब निकाल उनका रहे? माइक टोपी करा रहे हैं वो आज हमें। म्यूट किया हुआ है। शायद उनका माइक नहीं चल रहा सर। म्यूट तो बोलने का क्या हुआ है, सुनने का थोड़ी होगा। चलो खैर है। खैर फाइन। अभी हम एक सवाल लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करो, ठीक है? एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है? आपने अब क्या बताना है? डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसजीएम एंड आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डेट। 1 मिनट, अभी आंसर देना शुरू नहीं करना भाई प्लीज। एक कंपनी, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2019 में एंड गॉट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ऑन 1 मार्च 2019। चलो अब मुझे बताओ इसमें लॉ क्या लिखोगे और इसको सॉल्व कैसे करोगे, जल्दी बताओ। 1 मार्च 2000। 1 मार्च 2019। ओके। सर लॉ तो सर हम वाला लिखेंगे सर, इसमें विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एग्जैक्टली पूरा लॉ छाप देंगे जैसे मैंने छापा था। सर लॉ इतना सही है, विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नहीं 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 नहीं, ढूंगी हो तुम। नहीं मतलब सर वो, मतलब इसको वर्डिंग में करके अच्छे से लिखिए, लेकिन ये अच्छे बात से क्या, कोई दुल्हन थोड़ी है इसको सजाओगे भाई। ये बस ये सीधा सीधा हिसाब है यार, ये पूरा लॉ छापना है, ठीक है? ठीक है सर। इससे ज्यादा मैं हाथ पकड़ के आपको नहीं करवा जी। सकता। मेरी बात बहुत सिंपल है ना यार, आपने पिक करनी है वो गाइडलाइन कि अब एप्लीकेशन कैसे होगी। सिंपल। अब आपके सामने सिनेरियो रख दिया गया, स्ट्रेट सिनेरियो, आपने ये लॉ पिक करना है। अब यहाँ पे ये पूरा छापना है ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छे से सजाना बजाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ये बात समझ आई? जी सर। पहले जबरदस्त। अब जब आपने इसके अंदर आप लॉ ऐसे लिख देंगे तो आपका लॉ वाला एरिया तो वर्कआउट हो गया कि आपने लॉ सही पहचाना है। अब आएंगे हम डिस्कशन ऑफ द फैक्ट्स पे। अब डिस्कशन में इसमें लंबी करनी पड़ेगी कि एबीसी पब्लिक कंपनी, एबीसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी को और उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला है 1 मार्च को, तो आपने ये तो पिक कर लिया कि एप्लीकेबल तो है। अब आपने डेट बतानी है कि इसको एसजीएम कब तक कर लेनी चाहिए। ये कौन बताएगा? ये भी तो आप बताएंगे ना। हमने देखो सवाल में दो चीजें, डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसजीएम, इसका मतलब एक बात, क्या इस पे एप्लीकेबल है, क्या इसने कलमा पढ़ा है, हाँ, एंड आइडेंटिफाई द रेलिवेंट डेट। दूसरी रिक्वायरमेंट, डेट भी तो पता करो। सर 1 सितंबर होगी ना? नहीं यार, जो भी सर होगी। विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज होनी आते हैं, चाहिए उस बस। पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। ये सवाल की रिक्वायरमेंट समझ आ चुकी है? जी सर, वो रेलेवेंट डेट पूछ रहा है ना सर, सेकंड एक्सीलेंट पार्ट में। एक्सीलेंट। अब रेलिवेंट डेट निकालते हैं। कोई अगर मेरी हेल्प करना चाहे तो प्लीज, किसी ने डेट निकाली हो? सर विद इन 180 डेज मतलब 1 महीना किन है उसमें? जी, ऐसे कैसे एसजीएम खींच से। दो भाई, डेट निकाल के बताओ। वही वाली बात, ये क्या है, पंखा है?
ये चलता है वलता है, विदिन नहीं करो, मुझे डेट निकाल के दो। अब एग्जाम में भी देखें, नेक्स्ट मंथ कर लें। ऐसे कैसे नेक्स्ट मंथ कर लें? देखें एग्जाम में भी आपने डेट निकाल के देनी है। अब आप में से कोई भी डेट निकाल के नहीं देगा और ये एक्सपेक्ट करेगा उसका पेपर अच्छा हुआ है, उससे उसके मार्क्स पूरे आने चाहिए, उसके कभी भी नहीं आएंगे। वो सिर्फ अपने आप में ही अच्छा समझता रहेगा। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द रेलिवेंट डेट, आप कह रहे हैं कि एक मंथ निकाल लें, ये कर लें। ओ भाई डेट निकाल के दो। समझ आ रही है? सवाल समझ आ रहा है? सर 28 अगस्त। हाँ, ऐसे बोलना है, चाहे गलत बोलो सही बोलो, डेट निकाल के दो। ये इमरान जमरुद्दीन ने बिल्कुल डेट निकाल दी है, सही है कि गलत मुझे नहीं पता। मैंने कैसे सर ये बताएं मुझे जरा, ये इमरान कैसे से निकालें? पूछो, मुझे क्या पता कैसे। सर यही बन रही है 28 अगस्त। 28 अगस्त बन रही, खातून भी यही कह रही है जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर वहाँ लिखा हुआ है विद इन 180 डेज, जो तो भाई सर लड़ लेंगे तुम्हारी बात पे भी। ये और किसी के पास डेट है तो बताओ, तुम कोई डेट लेकर आओगे भाई, ये तारीख होगी, विद इन लिखा है, जो भी लिखा है मुझे नहीं पता। इट्स टाइम टू अप्लाई द लॉ। जी, कोई डेट बताना चाह रहा है? सर अगर 30 डेज का मंथ काउंट करेंगे तो 1 सितंबर होगी। वही वाली बात, अग्रम शग्रम शुरू कर दी तुमने। काउंट करेंगे क्या मतलब? तुम्हें पता होना चाहिए मंथ कितने डेट का होता है। कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हो जुलाई का महीना 30 दिन का हो जाएगा। जुलाई का महीना सारी जिंदगी 31 का रहा है। सर 30 का लगाते हैं वैसे मैंने सुना पता है। नहीं, आपने गलत सुना है, इंजीनियरिंग में लगाते होंगे, कभी भी जिंदगी में नहीं लगाया जाता। अच्छा भाई, अब ये जो 28 अगस्त वाले थे, ये प्लीज हमारी हेल्प करें, ये कहाँ से लेकर आए, एक्सप्लेन करें। सर 180 डेज माइनस कर दिए। 180 डेज कैसे माइनस किए? मुझे इस डेट तक पहुंचाना पड़ेगा आपने। मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ सबके सामने लिख देता हूँ, 1 जनवरी को ये पैदा हुई है, ठीक है? और 1 मार्च को इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला है। सर 1 मार्च से काउंट किया है। एक मिनट। लॉ ये कहता है कि विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन पकड़ लो। अच्छा जो सही, जनवरी और से विद काउंट। इन 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पकड़ लो। ऐसा ही कहता है लॉ, इमरान भाई। यस सर। अब सर 9 आप, लिखा होता है शायद आपने। सॉरी 9 लिखवाया, 9 9 मंथ। लिखा हुआ है, चलो 9 9 9 लिख मंथ्स लेते हैं, फ्रॉम अभी 9 लिख लेते हैं भाई, इनकॉर्पोरेशन। गलती हो गई मेरी। अब यहाँ से मैंने 180 दिन गिनने और यहाँ से मैंने 9 मंथ गिनने। नहीं, मैंने लॉ गलत लिख दिया, इसका मतलब 1 मिनट, यहाँ पे 180 दिन गिनने सर ना। उल्टा किया। हाँ, बिल्कुल, मैं भी भूल गया आपके साथ। विद इन 180 डेज यहाँ से गिनने और यहाँ से विद इन 9 मंथ्स गिनने, ऐसा ही लॉ है। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से 9 महीने गिनना शुरू करो और यहाँ से 180 दिन गिनना शुरू करो। जो दिन पहले गिरेगा उस दिन करनी होगी। अब यहाँ से अगर 9 महीने गिनने हैं तो 9 महीने तो भाई खत्म होते हैं 30 सितंबर को। सिंपल, महीना 31 दिन का हो कि 30 दिन का हो, महीना होता है। 1 मंथ इज 1 मंथ, जनवरी इज 1 मंथ, फेब्रुवरी इज 1 मंथ, मार्च इज 1 मंथ, इनरिस्पेक्टिव वो जितने भी दिनों का हो। मेरी बात समझ आ रही है जी क्लास? कितने दिन एवरेज लिए फिर आपने? सॉरी, 1 मंथ में कितना एवरेज लिया फिर आपने एज अ डे? कोई दिन एवरेज या लेने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास 1 महीने का टाइम है। 1 मंथ का मतलब इज 1 मंथ। तो सर यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंथ्स में कंपैरिजन कर रहा है, वहाँ डेज में कंपैरिजन कर रहा है। हाँ तो लॉ ने कहा है ना कि तो फिर इनकॉर्पोरेशन, हम सुनो, लॉ ये कह रहा है कि इनकॉर्पोरेशन से तुमने 9 महीने गिनने हैं और 180 डेज तुमने जो डेज गिनने हैं इन टर्म्स ऑफ डेज काउंटिंग करनी है, वो करनी है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट से। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट से तुमने 180 डेज काउंट करने हैं, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से आपके पास 1 महीना है तैयारी करने का, यानी 8 मार्च तक आपके पास टाइम है तैयारी करने का। इररिस्पेक्टिव अप्रैल 30 दिन का 31 दिन का है, मेरा कंसर्न नहीं होगा। 1 मंथ का मतलब 1 महीना, इसमें दिन थोड़ी देखे जाते हैं। फिर बात समझ आ रही है? यस। सही
ये सर कंफ्यूजन। 9 मंथ्स का मतलब ये है कि आपने 30 सितंबर तक आप सीधे सीधे पहुंच गए। 1 जनवरी को अगर पैदा हुई जी सर। 30 सितंबर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स डन, ठीक हो गया। और 180 दिन गिनने मैंने 1 मार्च से। अब यहाँ पे डेज गिनने, यानी मार्च में मेरे पास होते हैं 31 दिन, अप्रैल में होते हैं कितने भाई, कितने होते हैं? 28 होते हैं। 30 मई में कितने होते हैं? 31 शुक्र है। 31st जून में कितने होते हैं? 21। 30 होता है। 30 होते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, इनको ये पता है। जुलाई में, 31 अगस्त में 31 31। सही है। यानी 31 दिन, 61 दिन, 92 दिन, 102 दिन और 100 कितना हो गए? 33 दिन और सर वो 122 होगा सर। सॉरी सॉरी 102 लिख 64 ये मेरे कैलकुलेटर में बसता था। और ये 153 और अब मैंने 28 194 लेने हैं, हम्म 27 लेने हैं, सॉरी। आंसर था 27 अगस्त। क्या बात समझ आई? यस सर। ठीक है सर। ठीक है। सर लेकिन आफ्टर 180 डेज है तो हम 2 मार्च से काउंट नहीं आफ्टर करेंगे। 180 डेज का है, विद इन 180 डेज है। विदिन है। हाँ सर विद इन है, ठीक यही है। तो हमारा लॉ है भाई, इसी में तो सारा दिन हम खेलते हैं, मजा इसी में। ये विद इन है, आफ्टर का है। ठीक है, बात समझ आई? सही है सर। बेहतरीन हो गया। अब एक लास्ट सवाल सर आपको जैसे अगर पूछना फॉर एग्जांपल फरवरी आता है तो सर उसमें क्या है। दिन करेंगे? गिनोगे, जितने उस साल के दिन गिन पड़ते होंगे ना, 28, 36, 22, 27, 29, जो भी पड़ता होगा, 2 दिन का भी अगर महीना होगा तो 2 दिन का काउंट होगा। ठीक है, सही हो गया? यस सर। चलो। सर फरवरी में 28 भी होते हैं 29 भी होते हैं, हाँ, तो हम वैसे रूल किया है कि 28 कंसीडर करें या 29? क्या बात है यार, कितना भोला आदमी है ये, तो भंगी भी है। भाई देखो बात सुनो, अगर महीनों के लिए काउंटिंग करोगे तो फरवरी अपने आप में एक महीना है। तो अब 28 का 29 का हमने क्या करना है, ठीक है? मेरे डेज में पूछ रहे हैं और डेज में अगर 28 का होगा तो 28 दिन लूंगा, 29 का होगा तो 29 लूंगा। सर। ठीक है, सही है। कोई किसी को मसला परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। चलो, अब लास्ट चीज नोट करो। पाकिस्तान सुपर लीग लिमिटेड incorporated on 1st January 2020। इसके ऊपर एप्लीकेबल है एसजीएम? सिर्फ ये बताना, यस और नो। सर आप अपना व्हाइट बोर्ड बंद करिए, वापसी खोलेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत माइनर सा आ रहा है। तो भाई तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। सबके पास सही आ रहा है? सही आ रहा है सर। सही आ रहा है भाई, कुछ और देख रहे हैं ये। अच्छा, इसका बताओ। पाकिस्तान सुपर लीग इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st जनवरी 2020। अब बताओ इसमें, इसके ऊपर एप्लीकेबल है? यस सर। क्यों एप्लीकेबल यस सर है? होगा। नहीं, ये होगा क्या मतलब, क्यों एप्लीकेबल है? सर लिमिटेड है, लिमिटेड लिखा है। में शेयर होगी। सर लिमिटेड देख के हम पानी पानी लेकिन हो गए। लिस्टेड नहीं है ना सर। तो लिस्टेड लिस्टेड सर नहीं नहीं है। है प्राइवेट तो, लिमिटेड नहीं लिखा हुआ ना। लिस्टेड नहीं है तो ये कौन था वेमी? लिस्टेड नहीं है तो भाई, लिस्टेड सर नहीं है पीएसएन तो। पब्लिक लिस्टेड। सर लिमिटेड हो तो मतलब प्राइवेट हो गया ना? वाह जी वाह, ये अब तक वहीं अबे पहली नहीं क्लास भाई, में अबे चल रहा नहीं है। भाई, सॉरी कौन है? सॉरी पब्लिक सर, प्राइवेट वाले पब्लिक। प्राइवेट मौत आ जाए लिमिटेड यार। होती है। चलो सुनो इधर प्राइवेट देखो। लिमिटेड होगा तो प्राइवेट होगा। सर ये ऑनलाइन क्लास का कोई मसला लग रहा है। नहीं सर, टाइम ऐसा है ना अभी। टाइम ऐसा है तो पी लो भाई, बहुत मजा आएगा।
पाकिस्तान सुपर लीग आओ। सर चाय ना? हाँ चाय, मेरे हाथ में भी चाय का कप है, ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा एक मिनट सबर करो, ऐसे भंगी मौजूद हैं, ये क्या बोले, जनवरी 2020। भाई ये जिसको ये वाला मसला था वो सामने आया लिस्टेड वाला, नाम बता दो अपना यार, कोई मसला नहीं है, घर की बात है। और ये रिकॉर्डिंग भी कोई पब्लिक नहीं होने वाली, टेंशन नहीं लो, आपकी इज्जत सेफ हाथों में। सुनो मेरी बात, इस पर एप्लीकेबल है, पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट लिमिटेड पे एप्लीकेबल है एसजीएम? नो सर। नो सर। कोई किसी किसी के दिल में एक लम्हे के लिए सर- भी आया यस तो वो बोल दे, अभी बोल दे। सर प्राइवेट है इसलिए लिमिटेड नहीं है, वो इसलिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ शुक्र है भाई। भाई किसी के दिल में भी अगर आया तो जल्दी बोल दे यार, प्लीज बता दे। नहीं है इसका मतलब नहीं है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया। अच्छा इसके ऊपर जो एक आध खड़ा हुआ था वो कह रहा था लिस्टेड, वो भाई उसमें जो भी था नाम नहीं बताना चाह रहा। देखो भाई पब्लिक कंपनी होगी तो उसके ऊपर एसजीएम एप्लीकेबल है, अब चाहे पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो कि ना हो, ठीक है। सही है भाई। अच्छा लास्ट पीएसएल एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर एप्लीकेबल है? नो सर। No sir. क्यों नहीं है? नो नो सर। नो सर, पब्लिक नहीं है। SMC. सर एसएमसी प्राइवेट है। बस ये सबसे अच्छा आदमी था, कौन था ये? आलियान। क्या बात है, आलियान बयानी, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम अल्लाह का शुक्र है हमने इसकी तदफीन हमने कर दी एसजीएम की। अच्छा जी अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अबे भाई एक प्रोविजन पढ़ाने में कोई घंटा निकाल लिया यार, कमाल हो गया, सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा अब लास्ट चीज ये है, आप इसको यहीं तक रखेंगे हम एसजीएम को। कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी और स्टेचुरी रिपोर्ट देगी किसको, 21 दिन पहले। कितने दिन पहले देगी? एटलीस्ट 21 डेज पहले। क्या 25 दिन पहले दे सकती है? यस सर, दे सकती है ना, नो एटलीस्ट सर। बोला ना। क्यों दे सकती है? यस सर। आपने एटलीस्ट बोला ना सर। जबरदस्त सर, 21 दिन पहले आपने देना है, नोटिस देना है और स्टेचुरी रिपोर्ट देनी है। किसको देनी है? मेंबर्स को। मेंबर्स को। और नोटिस का मतलब दावतनामा और रिपोर्ट का मतलब देख के आना। ठीक हो गया? जी। बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो ये हो गया, मुझे तो लग रहा था ये फंस जाएगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग। सही है, एनुअल जनरल मीटिंग, सही है भाई? आवाज आ रही है? पीली है तो बता दो, काम दिखा रही है कि नहीं Yes, sir. अपना? यस सर, सही है, सही है। दिखा रही है ना? जी सर, ओके। जी सर, ओके। काम दिखाना चाहिए उसने अपना। चलो यार दानियाल भाई कह रहे हैं हाँ पी लिए, यस सर, जबरदस्त। तो अब एनुअल जनरल मीटिंग, पहली बात तो ये नोट कर लो, एनुअल जनरल मीटिंग एसएमसी पर एप्लीकेबल नहीं है। किस पर एप्लीकेबल नहीं है? एसएमसी। ये भी लॉजिकल है, अकेला आदमी और हर साल किसको बुलाता फिरेगा? अपने आप को ही बुलाएगा, फिर मीटिंग में खड़ा रह के बताएगा, तो इलॉजिकल हो जाता अगर इस पर ये रिक्वायरमेंट होती। एसएमसी के ऊपर एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट एप्लीकेबल। ओके जी, यस सर। बेहतरीन। अच्छा इसके अलावा ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एवरी कंपनी, हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, सिवाय किसके नहीं है? एसएमसी के नहीं है। एसएमसी। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। अच्छा ये विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन करनी है, पहली वाली फर्स्ट एजीएम, और जो हर साल करनी है सब्सिक्वेंट करनी है वो कब कब करनी है? विद इन 120 डेज।
following the close of financial year. ठीक है जी, ये बात समझ आई? यस सर। क्या यस सर, मेरे को समझाया ही नहीं, खाली लिखा है। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं इसको समझाता भी हूँ, थैंक यू यार। देखिए बात सुने, एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इसमें कोई फर्क नहीं है प्राइवेट हो लिस्टेड हो, ये सबको करनी ही करनी है। और विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पहली एजीएम कॉल करनी है, और विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाकी सारी एजीएम करनी है। अब इस वाले पॉइंट को, यानी फर्स्ट एजीएम के 16 मंथ वाले पॉइंट को कनेक्ट किसके साथ करना है? पिछले वाले एजीएम के साथ। वो कब करनी थी? within 9 months of incorporation and or within 180 days of commencement of business, whichever is earlier. अच्छा, अब एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे ABC कंपनी है, ABC लिमिटेड है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2019 को, ठीक है, और इसकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट है वो है 1 अप्रैल 2019, और इसने पहली एजीएम रख ली है 1 जुलाई 2019 को। क्या उसको एसजीएम रखने की जरूरत है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि सर लॉ ये कहता है कि अगर जो है एजीएम अर्लियर कॉल कर ली जाए तो फिर एसजीएम की नीड होती है। अब अर्लियर की डेट आ गई ना, अर्लियर कितनी कॉल की जा सकती है? अभी लिखा है ना 16 महीनों के अंदर अंदर कर ली है, यानी इसने इसमें कभी भी कर ली और अर्लियर एसजीएम के प्रोविजन से टकरा गई तो फिर एसजीएम नहीं करनी। ठीक है, ठीक है भाई, सबको समझ आ गया? सही, लास्ट पॉइंट फिर से बोलिएगा। देखिए वहां पर हमने लिखा था ना अर्लियर करनी है, अर्लियर, लेकिन वहां पे भी किसी ने पूछा था कि सर अर्लियर कब करनी है, तो मैंने कहा था जब एजीएम पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात मुकम्मल हो गई कि अर्लियर वो कह रहा है कि पहली एजीएम आपने 16 महीनों के अंदर करनी है इनकॉर्पोरेशन के। अब आपने पहले महीने में रख ली, दूसरे में रख ली, कभी भी रख ली, अगर वो जल्दी वाली हरकत आपकी एसजीएम के इस रूल से टकरा गई तो एसजीएम नहीं रखना। अगर ये एजीएम रखता 1 अक्टूबर को तो क्या एसजीएम रखनी पड़ती? हाँ रखनी पड़ती, क्योंकि इस प्रोविजन को नहीं तंग कर रही। बात समझ आ रही है भाई? आप लोगों को बात समझ आ रही है? सही सही। थोड़ा फोर्स लो, एब्जॉर्ब कर लो, मसला नहीं है। मुझे तो आपके कह फील हो रहे हैं कि आप लोग सामने बैठे हैं। सर आप ये 1 जनवरी 2019 लिखा है इनकॉर्पोरेशन की डेट? हाँ 1 जनवरी 2019 को ये पैदा हुई, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अप्रैल को हुआ, फर्स्ट एजीएम हम कह रहे थे 1 जुलाई को कर ली, तो अब एजीएम नहीं करनी क्योंकि अर्लियर कॉल कर ली। अब हम कह रहे हैं कि क्या अगर 1 अक्टूबर को एजीएम रखने की नियत होती तो क्या एजीएम करनी होती? आंसर इज यस। क्यों करनी होती? क्योंकि अब ये 1 अक्टूबर की जो डेट है वो इस डब्बे को नहीं तंग कर रही, नहीं कर रही ना। जनवरी से सर 180 डेज छोड़े तो जोड़े अगर तो अगस्त तक पहुंचना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने एग्जैक्टली यही डेज काउंट किए थे, अगर आप रिकॉल करें तो ये 28 अगस्त बन रहे थे, कोई 27 अगस्त बन रहे थे। अच्छा सही याद आ गया। सही है, ओके है, क्लियर हो गया क्लास? सही है ना जी क्लास? हेलो जी सर। बेहतरीन हो जी सर। अच्छा सुनो, अब ये जो एजीएम होती है, जो एजीएम होती है, ये लिस्टेड कंपनी के केस में
लिस्टेड कंपनी के केस में 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर आप एजीएम लेट करना चाह रहे हैं, यानी विद इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन के अंदर नहीं करना चाह रहे, तो 30 दिन की एक्सटेंशन ले लें। और जो अदर देन लिस्टेड कंपनी है उसको भी मिल सकती है 30 दिन की एक्सटेंशन। लेकिन इसको देगा रजिस्ट्रार और इसको देगा एससीसीपी। बस ये खाली नोट करके आगे बढ़ जाना। सही है। ठीक हो गया, आगे बढ़ूं? इसे समझा दे। देखो यार, इसमें कुछ समझने का नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज, ये लिखा हुआ है ना कि विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली कंपनीज का क्लोज होता है 30 जून को। सही है। लेट से कंपनी का ईयर एंड हुआ 30 जून 2020 को, तो अब उसने भी 120 दिन के अंदर एजीएम करनी है। 120 दिन इसके कब खत्म होंगे, हम यहाँ से गिन लेते हैं। जुलाई होता है 31 का, ठीक है, अगस्त होता है 31 का, सितंबर होता है 30 का, और अक्टूबर होता है 31 का। तो 31, 62, 92 और 120 दिन का मतलब है 28 दिन बचे, यानी टेक्निकली 28 अक्टूबर तक आपने एजीएम करनी है। ये बात ओके? जी जी। अगर आप 28 अक्टूबर तक नहीं कर सकते तो आप 30 दिन की एक्सटेंशन ले लें, हम बाद में कराएंगे, 30 दिन बाद कराएंगे। दोनों ले सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंशन की अप्रूवल देगा एससीसीपी और इसको एक्सटेंशन की अप्रूवल देगा रजिस्ट्रार। एससीसीपी से मुराद यहाँ पे बड़ा है और रजिस्ट्रार से मुराद यहाँ पे छोटा है। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस्लामाबाद जाना पड़ता है और यहाँ पे आपके रीजनल ऑफिस से भी काम हो जाता है। ठीक हो गया? क्लियर। चले अब आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड कंपनी की जो एजीएम है वो होती कहाँ है? लिस्टेड कंपनी की एजीएम होती है उस टाउन में या उस नियरेस्ट सिटी में जिसमें इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। अगर आपको याद हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस वाली बात हमने पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? सर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक्सीलेंट। तो मैंने आपको उस वक्त एक बात बताई थी कि किसी कंपनी का हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस अलग अलग हो सकता है, ऐसा कुछ बताया था। नहीं बताया था, चलो अभी बता रहा हूँ। देखो भाई, नॉर्मली एक कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वही हेड ऑफिस होता है, लेकिन कभी कभी किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हेड ऑफिस नहीं भी होता। क्या मतलब? रजिस्टर्ड ऑफिस नॉर्मली वहाँ होता है जहाँ आपके मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हो, नंबर 1। और नंबर 2, आप वहाँ पर मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जहाँ पर हो वो हो, और ये आपका एक तरीके से करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है। यानी किसी ने भी आपको लेटर लिखना हो, तो कोई डिपार्टमेंट आपको कुछ कन्वे करना चाह रहे हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर करेगा। हेड ऑफिस आप जहाँ बैठना चाहें, आपके सारे ऑपरेशन रखना चाहें, दैट इज हेड ऑफिस। 99% कंपनी के केसेस में ये सेम होता है, लेकिन कभी कभी फर्क भी होता है। मैं आपको भी एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो लॉ ये कह रहा है कि जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, उसके नियरेस्ट सिटी या टाउन में आपने एजीएम कॉल करनी है लिस्टेड कंपनी को। मिसाल के तौर पे एटलस होंडा है। एटलस होंडा का हेड ऑफिस है कराची के साइड एरिया में, ठीक है, लेकिन इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है लाहौर में, यानी पंजाब में। क्यों? क्योंकि इसका मेजोरिटी कराची में होंडा तो चलती ही नहीं है, लाहौर में चलती है, तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस वहाँ है। तो एटलस होंडा की एजीएम आपको कहाँ होती हुई मिलेगी आइडियली? जी क्लास, पंजाब में। ऐसा ही है, क्या बात समझ आई? जी जी सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। असल लॉ आपने सिर्फ ये याद रखना है बस, दिस इज लॉ। लिस्टेड कंपनी की एजीएम कहाँ होगी? लिस्टेड कंपनी की एजीएम होगी इसके रजिस्टर्ड ऑफिस के टाउन में या नियरेस्ट सिटी में। ठीक है, आगे बढ़े।
जी सर। चलो जबरदस्त। अच्छा, नोटिस ऑफ एजीएम भी, जो नोटिस होगा एजीएम को जो आप शेयर होल्डर्स को देंगे, नोटिस ऑफ एजीएम एटलीस्ट 21 डेज बिफोर आपने शेयर होल्डर्स को देना होगा। मेंबर्स को देना होगा। क्या यहाँ तक हो गया? हम साथ हैं जी क्लास? जी आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए ज़बरदस्त हो गया। अच्छा यार, यहाँ तक मैंने आपको इसकी रेलिवेंट प्रैक्टिस भी करवा दी है, तो प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और मैंने आपको ये बाकायदा आंसर तक ड्राफ्ट करके दिखा दिया है। आई होप अब आप लोग गलती की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बाकी मज़ीद किसी को कोई मसला हो तो आई एम अवेलेबल। ठीक है क्लास? क्लास में आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर। Yes, sir. जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, जी सर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि लास्ट हमारी मीटिंग रह गई थी EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल जनरल मीटिंग। मीटिंग। अच्छा जी, देखें अभी हमने ये देखा कि SGM वो होती है जो सबको जमा करना है, बुलाना है, बहुत अच्छी बात है, बात ख़त्म। AGM क्या होती है? तो AGM भी कंपनी की ज़िंदगी में 2 बार आती है। मतलब 2 बार से मुराद एक फर्स्ट AGM होती है, एक सब्सिक्वेंट AGM होती है। सब्सिक्वेंट AGM हर साल होती है, इन फर्स्ट AGM करनी होती है। अच्छा, और ये मीटिंग्स किसकी चल रही है? तो हमने स्टार्ट में देखा क्लास के कि ये मेंबर्स की चल रही हैं। तो देखो स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग जो है वो तो तमाम कंपनी के मेंबर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो मालूम हुआ कि प्राइवेट कंपनी वालों के पास तो ज़िंदगी में एक AGM का फॉरम रह गया और एक EOGM का फॉरम रह गया। ऐसा ही है। अच्छा, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वालों के पास SGM का फोरम भी है, AGM का फोरम भी है और EOGM का फोरम भी है। यानी मेंबर्स की मीटिंग है, मतलब मेंबर्स आगे जमा होंगे और बातें करेंगे। अब जो SGM है वो तो लाइफ में एक ही बार होनी है, हो गई, रात गई बात गई। ऐसा ही है क्लास? ऐसा ही है। जी सर। AGM साल में यस सर। एक बार होनी है, जब वो उसका वक्त आएगा तब होगी। तो या तो हो चुकी होगी या होती रहेगी, लेकिन ये भी साल में एक बार ही होती है। तो ये भी मतलब टाइम वेटिंग है, वक्त लगेगा। अब लॉ ने क्या करा कि कुछ मेंबर्स, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसको करने के लिए आपने मेंबर्स की अप्रूवल लेनी होती है। क्या लेनी होती है? अप्रूवल लेनी होती है, क्योंकि कंपनी अप्रूवल। के जो ओनर्स हैं, जो मालिकान है, वो दरअसल कौन है? मेंबर। सर मेंबर्स उसके है। मेंबर्स और मेंबर्स कौन होते हैं? Shareholders. शेयर होल्डर्स। जबरदस्त यार, मैं सिर्फ पानी पी लूँ, एक मिनट। तो मालूम हुआ कि अगर मेंबर्स से किसी चीज़ की अप्रूवल लेनी है, कहीं कहीं लॉ ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये काम करना हो तो मेंबर्स से पूछ लेना, ये काम करना हो तो मेंबर्स की अप्रूवल ज़रूरी है। तो अब SGM तो हो नहीं सकती, अगर हो भी गई है तो एक बार होनी थी, रात गई बात गई। AGM होगी 120 दिन के अंदर अंदर, जब साल खत्म होगा। अब लेट से 1 जनवरी को कोई मैटर ऐसा आ गया, 1 जनवरी को आ गया और ईयर एंड 30 जून को होना है, तो AGM तो होगी कोई 27-28 अक्टूबर को। तो यहाँ क्या करेंगे? उस मैटर को कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो लॉ ने कहा कि हर वो मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग जो अदर देन AGM और SGM है, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एवरी मीटिंग ऑफ मेंबर्स अदर देन SGM और AGM। ठीक है क्लास? यानी इसका मतलब ये हुई नीड टू नीड बेसिस पे। ये कब हुई? नीड टू नीड बेसिस पे। अब मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे, क्या यहाँ पे लॉ ये बता सकते हैं ये कितने दिनों में करवानी है?
नहीं सर, नो सर, ऐसा अर्जेंट बेसिस पे होता है। ये तो सर नीड टू नीड बेसिस पे होती है। लॉ कैसे बताएगा कि भाई ये कब करवानी है? जब जरूरत होगी तब हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? यस सर। सर लॉ इसका कोई ये तो नोटिस देगा, मतलब एक हफ्ते होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हाँ, लॉ ये नोटिस दे सकता है कि जब जरूरत पड़ गई तो इतने दिनों में करवा देना, मगर ये नहीं बोल सकता कि तुमने हर इतने दिनों में करवाते रहना, क्योंकि नीड टू नीड बेसिस पर है। ये जैसे मेंबर्स को सर एक हफ्ते पहले नोटिस दे दिया गया ये मसला है। नोटिस देना तो देखो ये ना कि अगर आपने डिसाइड कर लिया मीटिंग करनी है तो आपने 21 दिन पहले नोटिस देना है। ये तो 21 दिन तो आपको याद रहने चाहिए। लेकिन एजीएम के केस में क्या है कि आपने करनी है इस दिन के अंदर अंदर और 21 दिन पहले नोटिस देना है। ईओजीएम के केस में यह है कि जब जरूरत हो तब नोटिस दे देना 21 दिन से पहले। इज इट ओके? कैसे बताएगा 21 दिन वाली? देखिए बात सुनो, अभी हमने देखा ना कि एसडीएम तुम्हें कॉल करनी है, हाँ कर लो, और कब करनी है उसकी एक टाइमलाइन बता दीजिए। इस विचएवर इस एरिया के अंदर करनी है, और जब भी करने बैठो तो 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस दे देना। एजीएम करनी है, हाँ तुम्हें करनी है विद इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 120 दिन के अंदर करनी है, और जब भी मतलब जो भी लेट से तुमने अगर 5 सितंबर की डेट रखी है तो 21 दिन पहले नोटिस दे देना। लेकिन ईओजीएम के केस में तो नीड टू नीड बेसिस है, तो लॉ बता ही नहीं सकता कि कब रखनी है, लेकिन जब भी रखो तो 21 दिन पहले नोटिस दे देना। ओके सर तो ये तो अर्जेंट में अगर कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए भी 21 दिन का नोटिस पीरियड ही होगा। अगर चाहें तो अर्लियर भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आइडियल 21 दिन पहले नोटिस जाएगा। ओके ओके सर। चलिए जबरदस्त। अच्छा जी, तो अब ये हम ईओजीएम देख रहे हैं। तो ईओजीएम कब कब कौन कौन बुला सकता है? अच्छा, ईओजीएम एक बोर्ड भी कॉल कर सकता है और मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे भी हो सकती है। क्या मतलब? बात समझ नहीं आई। देखिए हमने ये बात समझी हुई है कि कंपनी के जो मेंबर्स, डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं। हाँ, कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजमेंट देख रहे होते हैं, यानी रनर होते हैं कंपनी के, और मेंबर्स होते हैं नॉर्मली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बोर्ड में नहीं होते। लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में इन्वेस्टर होते भी है, नहीं भी होते। इवन डायरेक्टर तो अलग भी हो सकते हैं, ये हमें पता है। और जो मेंबर्स डायरेक्टर होते भी हैं तो वो भी कुछ लोग होते होंगे ना, अब बाकी मेंबर्स तो इतने सारे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इन सबको जमा करना है। क्या कह रहे हो जी? कुछ कह रहे थे? चलो अच्छा, तो अब कुछ मामला ऐसे होंगे जिसमें मेंबर्स को आपने जमा करना होगा तो बोर्ड खुद बुला लेगा, यानी कंपनी अपने मेंबर्स को खुद बुला लेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद बुला लेंगे कि आओ इस मैटर के लिए और अपनी अप्रूवल दे दो। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोर्ड में कॉल एनी टाइम, बोर्ड में कॉल एनी टाइम फॉर मैटर रिक्वायर मेंबर्स अप्रूवल, for a matter requires members approval। ठीक है, ये बात समझ आई? सिंपल हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेंबर्स खुद बुलाना चाहें। मिसाल के तौर पर मेंबर्स को लगता है कि कंपनी के डायरेक्टर सही काम नहीं कर रहे, किसी मेंबर को ये लगता है कि यार मेरा इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है और हमें ये वाला काम भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पे शेल पाकिस्तान पेट्रोल सप्लाई कर रही है ना, पेट्रोल मार्केटिंग कंपनी है, तो किसी मेंबर को ये ख्याल आ जाए कि पेट्रोल मार्केटिंग के साथ साथ सप्लाई के साथ साथ रिफाइनरी में भी हमें आना चाहिए। तो अब ये अपना जो इसके दिल में ख्याल है ये दूसरे मेंबर्स को कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे तो नहीं है फेसबुक पे डाल देगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देगा शेल के मेंबर्स का। ये क्या करेगा, ये मेंबर रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को कि ईओजीएम कॉल की जाए, और मैं चाहता हूं कि तमाम मेंबर्स को बताऊं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई? जी ग्राहक यस सर। सवाल
सवाल ये पैदा होता है कि लेट्स से शेल पाकिस्तान के कोई लाखों शेयर होल्डर्स हैं, करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। अब एक बंदे के पास फकत एक शेयर हो, एक शेयर, उन करोड़ों शेयर्स में से एक शेयर हो, मगर ये हो कोई बहुत बड़ी फिल्म, इसके दिल में कुछ भी आता हो ना, ये कह देता हो। अब इसके दिल में भी ऐसा ही कोई ख्याल आए और ये कंपनी को डाल दे रिक्वेस्ट कि मेंबर्स को बुलाओ, बस मुझे ये समझ आ रहा है कि आज मैं जा रहा था, एक पुल पे शेल का ट्रक निकला और हम ये ऐसे नहीं ऐसे क्यों करते हैं, तो चलो आओ सबको जमा करो। तो अब ये जो इसकी हरकत है, इस एक बंदे के ऊपर कंपनी अगर सबको जमा कर ले तो क्या ये कोई अच्छी हरकत है? ये तो कल आगे किसी और ख्वाहिश का इजहार कर देगा। सही बात है ना? तो अब क्या हुआ, लॉ ने कहा कि वो उस बंदे की बात को वजन देना, उस बंदे की या उन बंदों की, एक आए या एक से ज्यादा आए, तुम उन बंदों की बात को वजन देना ईओजीएम कॉल कराने के लिए जो रिप्रेजेंट कर रहे हो एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एज ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट, एज ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेस्ट, कि जिस दिन ये लोग आए हैं रिक्वेस्ट डालने के लिए, यानी मेंबर्स गए कंपनी के पास रिक्वेस्ट डालने के लिए कि हम ईओजीएम कॉल करना चाह रहे हैं और इसकी ये नहीं ये वजह है, तो लॉ ये कह रहा है कि तुम देख लेना कि इनके पास, इनकी जेब में ताकत कितनी है। इनके पास अगर 10% वोटिंग पावर वाली वैल्यू है तो चलो ठीक है, इनकी बात को एंटरटेन करवा लेना, वरना इनको भगा देना। क्या बात समझ आई? मतलब सर 1 करोड़ अगर किसी के पास शेयर है, 10 लाख शेयर जिसके पास होंगे उसी की बात को इंटरटेन करेंगे। हाँ, कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। मेरी और आपकी बात को नहीं करेंगे, 500 1000 शेयर वालों को नहीं करेंगे। अगर सर 3-4 बंदे आ जाएं और उनका टोटल 10 लाख हो तो फिर उसमें भी 10 लाख कोई वो नहीं है, 10% वोटिंग पावर हो। एक कंपनी के अगर लाख शेयर्स है तो 10% वोटिंग पावर कितना हो गए? 10,000। ऐसा ठीक है? मतलब 4-5 लोग होके भी 10% कर सकते हैं। 4-5 लोग क्या, 99 लोग भी कर सकते हैं और एक बंदा जो है एक सब पे भारी, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन उस भारी होने का मयार क्या है? 10% वोटिंग पावर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिल में भी आ रहा हो कि यार मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लूं और मैं ये नहीं ये कर लूंगा, तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास कम से कम इतना कुछ होना चाहिए। ठीक है? क्या बात समझ आई जी क्लास? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर ये वोटिंग Yes, sir. पावर नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करती है या ये किसी और तरीके से डिसाइड होता है किसके पास कितनी वोटिंग बहुत पावर? बहुत अच्छा सवाल है यार, ये तो बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने भाई। नॉर्मली वोटिंग पावर्स नंबर जी से समझ आ गई। ठीक है? क्या सर रिपीट करेगा फिर से, किसको होता जी, नॉर्मली वोटिंग पावर्स नंबर्स ऑफ शेयर्स पे ही डिटरमाइन करते हैं। नॉर्मली इट कैन बी चेंज, इट कैन बी वेरीड। ओके सर। ओके फाइन, जबरदस्त। अच्छा, अब ये वाली मीटिंग हो चाहे ये वाली मीटिंग हो, वही नोटिस जाएगा 21 दिन पहले। लेकिन इसकी रिक्वेस्ट के 90 दिनों के अंदर बोर्ड को चाहिए कि इसकी मीटिंग कॉल कर दें। कितने दिनों में कर दें? विद इन 90 डेज ऑफ रिक्वेस्ट मीटिंग कॉल कर दे। और वो जो 90 डेज के अंदर जब भी मीटिंग कॉल करेगा, मीटिंग के 21 दिन पहले का नोटिस देना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? जी क्लास? यस सर। ओके जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे जो हम कब से चिल्ला रहे हैं नोटिस दे देगा नोटिस दे देगा, ये नोटिस होता क्या है? सही है ना? ठीक है क्लास? जी क्लास? अच्छा, जी सर। अब ये नोटिस होता क्या है? नोटिस ये होता है कि एक कागज का टुकड़ा होता है, इट्स अ दावतनामा, जिसके अंदर क्या स्पेसिफाई होता है? नोटिस ऑफ द मीटिंग
स्पेसिफाइंग क्या, प्लेस कहाँ पर है मीटिंग, कल कॉन्टिनेंटल आ जाना, डे जुम्मे को आ जाना, आवर Time. सुबह 9 बजे आ जाना चाहिए ऑफ द मीटिंग, प्लस स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। मैं आपसे क्लास के बाद व्हाट्सएप पे किसी कंपनी की एजीएम का नोटिस भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को ये चलता फिरता दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नोटिस देना किस किस को है, यानी इसकी इंटाइटलमेंट किस किस बंदे की है, आपने किस किस को पकड़ाना है, हर मेंबर को देना है। किसको देना है, हर मेंबर को देना है, डायरेक्टर को देना है, ऑडिटर को देना है, और उस बंदे को देना है। स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस सही बता दी ये तो। आ रहा हूँ मैंने अभी तो समझाया कुछ भी नहीं है। लीगल एयर्स को देना है, यानी मरे हुए के जो उसको रिप्रेजेंट करवा के आओ उसको, कि मेरे बाद इसको दे देना, या कोई वैसे ही किसी का नाम दे दिया हो गया मेरी जगह इसको भेज दिया करो नोटिस, तो उसको चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं आपसे व्हाट्सएप पे नोटिस शेयर कर दूंगा किसी भी कंपनी का जो एजीएम का होगा। तो आपका टास्क ये होगा कि उसको आपने गौर से पढ़ना होगा, और आपके पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आए कि आपको एक नोटिस का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए। नोटिस का क्या दे दिया जाए, एक्सट्रैक्ट, यानी नोटिस का एक टुकड़ा उठा के आपसे शेयर कर दिया जाए एग्जाम में सवाल के तौर पे, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट दी डेफिशिएंसीज इन द नोटिस। रिपीट करने से आवाज कट रही, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ये तो कटनी थी। काइंडली रिपीट करिएगा। हाँ, मैं फिर से कर दूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, बाकी मेरी आवाज आई थी, मैं फिर से कर सर बीच में कट रही थी आपकी अच्छा आवाज। अच्छा अच्छा, चले, इसका मतलब मेरे पार्ट पे मसला था। मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये स्पेसिफाई से थोड़ा सा रिपीट करिएगा। अरे बाप कर रहा हूँ यार, सुन ले यार, सुनो भाई। नोटिस ऑफ द मीटिंग अभी क्लास के बाद मैं आपसे शेयर कर लूंगा ना, किसी भी कंपनी का एक नोटिस शेयर करना है, सिंपल, ठीक है। उस नोटिस के अंदर आपको ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना अभी, ये कि नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा होगा, तो प्लेस लिखी होगी, डे लिखा हुआ होगा, आवर लिखा हुआ होगा। ये आपने लॉ पढ़ लिया कि नोटिस स्पेसिफाई करेगा प्लेस, डे, आवर ऑफ द मीटिंग, और स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस उसके अंदर शामिल होगा। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, अभी थोड़ी देर बाद हम समझ लेंगे, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब आपसे ये नोटिस शेयर कर लिया जाएगा, तो एग्जाम में नोटिस का एक एक्सट्रैक्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसमें कुछ गलतियां होंगी, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे नोटिस का, मीटिंग का नोटिस ऐसे स्टार्ट होता है कि मीटिंग शैल बी प्लेस्ड एट हेड ऑफिस 9 PM 9 AM, और अल्लाह आपको भला करे, ऑन कमिंग ऑन ट्यूसडे 9 अप्रैल। अब इस आगे तो आपसे नोटिस पूरा शेयर किया गया, उसमें ये जगह हटा दी गई, वक्त की जगह लिख दिया गया कि एट एनी टाइम आफ्टर सनराइज। बात समझ आ रही है। तो अब आवर तो मेंशन नहीं हुआ ना, एट एनी टाइम आफ्टर सनराइज, इसका मतलब आवर मेंशन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। Yes, sir. ऑन ट्यूसडे 9 अप्रैल की जगह लिख दिया गया डे आफ्टर मंडे, any day after Monday in the month of अप्रैल। तो एनी डे आफ्टर, ये तो इतना वेग हो गया नोटिस। बात समझ आ रही है। तो अब अगर ये नोटिस के अंदर ऐसी उल्टी चीजें आपको डाल के दे दी गई, तो आपने उस एक्सट्रैक्ट में से गलतियां निकालनी होंगी एग्जाम में। क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। चले, जबरदस्त। अच्छा, अब उस गलतियों वाले सवाल को हल करने का तरीका क्या होगा? सिंपल, आपको लॉ पता चल गया, दिस इज द लॉ। अगर यहाँ तो एक एक नंबर का डब्बा बना हुआ होगा कि गलती बता दो, या खाली जगहें छोड़ी हुई होंगी, तो आपने वो फिल करनी होगी अपनी आंसर शीट में। और अगर
खाली आपके एक्सट्रैक्ट दे के नीचे सवाल की एक लाइन छोड़ के दे दी गई होगी कि आइडेंटिफाई दी deficiencies in the notice in the light of Companies Act, तो आपने लॉ मेंशन करना होगा। और लॉ क्या है? द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी shall specifying day, hour, place and statement of business to be transacted in the meeting। ये आपको लॉ पता लग गया जो भी मैंने दिखाया है? क्लास आवाज आ रही है, बात समझ आ रही है? Yes, sir. या आपने लॉ छापा और इसी के ऊपर रहता हुए आपने गलतियां छापनी होंगी। अच्छा, एक और बात, जैसे तो पूरा पैराग्राफ होगा तो आपने पूरा पैराग्राफ छापने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलतियां भी आइडेंटिफाई करो, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ है, आप डॉट डॉट डाल के भी चला सकते हैं। जो रेलिवेंट मिस्टेक है उसको लिख दीजिए, काफ़ी है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। सही है? यहाँ तक बात समझ आई क्लास? ओके सर। सर बेहतरीन। एग्जाम कितने आवर्स का होता है फाइनल? 3 घंटे का होता है बस, बहुत होते हैं 3 घंटे। अगर पेपर आता हो तो बंदा 1-1.25 घंटे में फ्री हो जाता है, 2 घंटे में मैक्सिमम। सही है? अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस क्या होगा? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा ना। एक तो हमने देख लिया नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ होगा, ये चीज, ठीक है। दूसरा, नोटिस के अंदर लिखा हुआ होगा कि मेंबर्स जो होल्ड करते हैं एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर, वो डिमांड कर सकते हैं वीडियो लिंक फैसिलिटी। में डिमांड वीडियो लिंक फैसिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। सर ये क्या लिख रहे हैं आप सर? ये इस चीज के अंदर जी मैं बता रहा हूँ। ये बहुत मैंने सफाई से लिखने की कोशिश की है। मेंबर्स होल्ड्स एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर रिजाइडिंग इन अ सिटी, जो किसी शहर में रहते हो, गांव देहात में नहीं, मे डिमांड वीडियो लिंक फैसिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। नोटिस के अंदर ये भी लिखा होता है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे दूर दराज रहता हो, उस शहर में ना रहता हो जहाँ मीटिंग हो रही है, लेकिन उस कंपनी का शेयर होल्डर हो, लेट्स से मीटिंग हो रही है कराची में, इसके शेयर होल्डर्स लाहौर में भी मौजूद है, तो अगर उनकी गिनती भी कोई मिला जुला के 10% वोटिंग पावर वाली बनती है, तो दे कैन कॉल कंपनी को कि भाई आप अपनी मीटिंग को वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दें ताकि हम भी उसको अटेंड कर सकें। हम कराची से, लाहौर से कराची नहीं आ सकते। तो ये वाली जो पावर है ये कहाँ लिखी हुई होती है? नोटिस में लिखी होती है कि यू कैन कॉल दिस। क्या बात समझ आई? सर ये लिंक के बाद क्या लिखा है? फैसिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। ओके। सर रिसाइडिंग इन अ डिफरेंट सिटी क्या लिखा हुआ है सर? इन अ सिटी। सर अगर सिटी में रह रहे हैं तो फिर वो वीडियो लिंक पे क्यों आएंगे? वहाँ पे आ ही जाए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसका मतलब यही है कि वो जिस उस सिटी में रह रहे हैं जहाँ मीटिंग हो रही है, वो नहीं, वो सिटी में नहीं रह रहे जहाँ मीटिंग हो रही है। यहाँ पे लिखा है रिसाइडिंग इन अ डिफरेंट सिटी। चलो ये ले लिख लो बस, ठीक है। यहाँ तो बात समझ आई? अच्छा, तीसरा, मीटिंग के जो नोटिस होता है उसमें ये भी लिखा होता है कि आप किसी प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉक्सी ये होती है कि आप क्लास लेने नहीं आना चाह रहे, लेकिन आपने अपनी बहन से कहा, अपने भाई से कहा, अपने दोस्त से कहा मेरी जगह क्लास में तुम जाके बैठ जाओ, तो दिस इज नोन एज प्रॉक्सी, ठीक है। तो नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि अगर एक मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं करने आना चाह रहा तो वो प्रॉक्सी को भी भेज सकता है मीटिंग के लिए। तो क्या कर सकता है? प्रॉक्सी भेज सकते। प्रॉक्सी भेज सकता है। तो ये कहाँ लिखा होगा कि आप प्रॉक्सी भेज सकते हैं?
नोटिस नोटिस आपको नोटिस में क्या गलती मिलेगी? प्रॉक्सी का टैग ही नहीं मिलेगा। सर प्रॉक्सी की कोई रिक्वायरमेंट है कि ये होना चाहिए, ये हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल है। आप लोगों ने पढ़नी है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लंबी चौड़ी है। पर छोड़े सर बहुत नहीं है छोड़े सर, वैसे मैं इतना बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। अच्छा जी, सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दूँ तो आप लोग भी सांस लीजिए। सर ये स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस तो बता दें। अभी आ रहा हूँ भाई, उसको पूरा समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा। सही है, तो इसको नोट करो, सिर्फ 1 मिनट दो मुझे। सर 12 बजे के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? लॉकडाउन लग जाता है? हाँ ना सर, कुछ तो रहम कर ले, भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया, नींद भी आ रही है। अल्लाह आपके हाल पे रहम करे और आपके हक में बहुत अच्छा करे। सर कल आमीन ऑफ ही है। आमीन। जी जी, अल्लाह आप हाँ सबको सर, आज भी ऑफिस था जी जी और बिल्कुल। एक एक्स्ट्रा क्लास ऑलरेडी लेके बैठे हैं 6 to 9। ओहो, ये तो बड़े अफसोस की बात। मुझे 1 मिनट तो दो, मेरा फोन बंद हो जाएगा तो सिस्टम बंद हो जाएगा, टेंशन मत लो। सही है, ओके। सर मैंने आपको मैसेज कर दिया है। थैंक यू। सर आपने मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया, हम क्या करें? जी भाई, आवाज आ रही है? जी हेलो सर। यस सर। जी, पहले तो यार बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि आप लोग आज दफ्तर से एक्स्ट्रा क्लास लेके आ रहे हैं और अभी आप भूख और प्यास में बैठे हुए हैं। और इससे बुरी बात यह है कि आपने कल सुबह दफ्तर भी जाना है। ये तो बहुत बुरी बात है। आप छुट्टी कर लें, मेरी तरफ से कल आप ऑफ कर लें, ठीक है? और अपनी लीव को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह 12:15 बजे तक ऑफ कर देंगे, पक्का ऑफ कर देंगे। ये 2 घंटे हमारा जो टारगेट था वो पूरे हो जाएंगे। तो बस 20 मिनट की बात है, उसमें हमारा ये टॉपिक तकरीबन एंड हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए कोई 10-12 नंबर का टॉपिक होगा, ठीक है? तो हम शुरू करें क्लास। यस सर। ऐसा आप लोग कल छुट्टी कर ही लें, मैं तो ये कह रहा हूँ। मतलब आप लोगों की लीव्स होती है ना सबकी, छुट्टी कर लें, ठीक हो गया? गुलाम कादिर भाई, आप कल पे छुट्टी कर दें या होती है आपकी? होती होगी मेरे ख्याल से। सर मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मतलब मैं सुबह से घर पे ही काम करता हूँ, ऑफिस क्या ऑफिस बात नहीं है, जाता। क्या बात है। बट कुछ भी नहीं है भाई, कल छुट्टी कर बट दो। सर वो सैटरडे ऑफ, कल वैसे ही छुट्टी है। बट सर सुबह 9 to 5 ऑफिस, फिर क्लास 6:30 to 9:30, फिर आपकी क्लास, तो चले चले, वो बहुत थोड़ा बहुत दिमाग बड़ा का बड़ा चल अफसोस हुआ सुन के। खैर चले, अल्लाह अच्छे करेगा। सही है। अब प्रॉक्सी कैन भी सर, ये एंग्रो वालों को तो वैसे ही बड़े फैसिलिटीज दी हुई हैं कोविड ने। ओहो, उस दिन तो हमने बात हुई थी, किसी का कुछ नहीं देखना, अपना देखना है। सब भूल गए आप लोग। मैं तो सारी बातें अभी तक लेके चल रहा हूँ। मुझे बड़ा फायदा हुआ उस सेशन से, आप लोगों से अच्छी ज़बरदस्त बातें बताई आप लोगों ने। तो यार अच्छा सेशन था उस दिन का हमारा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर, तो प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकती है, ये कहाँ लिखा होगा? नोटिस में लिखा होगा। अच्छा, अब जब ये बात निकली है कि प्रॉक्सी कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, तो इसका मुख्तसर आंसर ये है कि नॉर्मली मेंबर ही प्रॉक्सी हो सकता है। मतलब एक बंदा, एक मेंबर अगर किसी को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहेगा तो नॉर्मली प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर। प्रॉक्सी क्या होगा जी क्लास? Proxy must be a member मेंबर में सर। unless articles permit. Unless articles permit. क्या मतलब?
इसका मतलब यह है कि आपने अभी हम प्रॉक्सी के रूल्स पढ़ रहे हैं, नोटिस से हट गए, ये बहुत रेलिवेंट है और इसको नोट करते जाइएगा। हम ये देख रहे हैं, हम नोटिस में क्या है इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि प्रॉक्सी के मामला, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉक्सी लाजमी मेंबर होना चाहिए। यानी अगर मैं मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा तो जिसको भेजूंगा वो क्या होना चाहिए, क्लास मेंबर होना चाहिए, कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए, अनलेस आर्टिकल्स परमिट। हाँ, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस चीज़ की इजाज़त दी हुई हो कि एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है, तो फिर आप किसी को भी भेज सकते हैं, या उसमें जो भी लिखा हो कि ऐसा ऐसा बंदा एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है, जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हों, तो फिर आप उसको कर लीजिएगा। अदरवाइज एक नॉन मेंबर भी अदरवाइज लाजमी एक मेंबर ही प्रॉक्सी हो सकता है, मतलब नॉन मेंबर नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आई क्लास? सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर, डीसी सर आपकी आवाज़ कट गई थी। अच्छा, कुछ भी नहीं समझ आया, चलो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि वैसे तो प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर 99%, मतलब प्रॉक्सी जो होगा एक मेंबर ही होगा। अगर मैं मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा तो मैंने किसी मेंबर को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करके भेजना है। ठीक हो गया? अब आवाज़ आ सर वो रही है? मेंबर पहले इनवाइटेड होगा ना, तो वो प्रॉक्सी कैसे लगाएगा? हाँ, तो वो एज अपनी एज अ मेंबर की कैपेसिटी में भी जाएगा और एज अ प्रॉक्सी की कैपेसिटी में भी जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप अपने चाचा के घर पे ही दामाद बन जाते हैं तो आप दामाद की कैपेसिटी में भी जाते हैं और भतीजे की कैपेसिटी में भी जाते हैं, दावत में जाते ही नहीं जाते, ये बात समझ में आई। तो इधर भी जाएंगे। सही हो गया, समझ आई एग्जाम्पल? चलो, तो अब प्रॉक्सी मस्ट बी अ मेंबर, लेकिन अनलेस आर्टिकल्स परमिट, अगर आर्टिकल्स ने मना कर दिया है, आर्टिकल्स ने अलाउ किया हुआ है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी हो सकता है, तो फिर नॉन मेंबर को प्रॉक्सी बना देना कोई मसला नहीं है। तो ये सब नोटिस में ही लिखा हुआ होगा ना कि मेंबर ही लाजमी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी है। ठीक हो गया? क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। अच्छा, लेकिन एक वक्त में आप एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। एक मेंबर नॉट इंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी। अदरवाइज ऑल सच बी इनवैलिड। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने अपने एक दोस्त से, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, नोटिस में लिखा हुआ है कि एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी हो सकता है। अब आपने क्या करा, आपने कहा यार मीटिंग तो अटेंड करनी है, कोई गिफ्ट विफ्ट मिल जाएगा, कुछ ना, पता नहीं कोई नई बात पता चले, तो आपने अपने एक दोस्त से कहा कि यार अगर मैं नहीं जा सकूँ ना तो तुम चले आना। फिर आप घर पे आए, आपने अपने एक और दोस्त से कहा कि मैं नहीं जा सकूँ ना तो तुम चले आना। तो लॉ ये कह रहा है कि भाई ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपके हमारे पास एक से ज़्यादा प्रॉक्सी फॉर्म्स आ गए तो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे क्लास क्या हो जाएंगे? सारे के सारे अभी इनवैलिड। लास्ट लाइन क्या रहेगी? ऑल सॉरी कौन सा है? ऑल सच भी कॉमा के इनवैलिड। बाद तीसरी बात, प्रॉक्सी जो आपने फॉर्म लॉन्च करवाना है, कंपनी के पास जमा करवाना है, प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग के 48 घंटों से पहले पहले कराना है। मीटिंग के 48 आवर्स से पहले पहले कराना है, और वो वर्किंग डेज के आवर्स होने चाहिए, ना कि सैटरडे संडेज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, वर्किंग डेज लिखा हुआ है, वर्किंग आवर्स के 48 आवर्स नहीं लिखा हुआ, इसको गौर से पढ़ना। वर्किंग आवर्स तो 9 to 6 होता है, तो 48 घंटे का मतलब क्या पूरा हफ्ता? नहीं, वर्किंग डेज के 48 आवर्स, यानी फ्राइडे, थर्सडे। मेरी बात समझ आ रही है? सर हॉलीडेज एक्सक्लूसिव होंगे। हाँ, ये कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया प्रॉक्सी की बात, यहाँ पे आके खत्म हो गई। अच्छा सर बिफोर 48 आवर्स है, विद इन 48 आवर्स? विद इन कैसे होगा? बिफोर होगा। ठीक है सर। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीटिंग से 48 घंटों से पहले पहले? हाँ, यही पूछना चाह रहे थे ना आप? जी सर। मतलब अगर तीर की सुबह 9 बजे मीटिंग है तो आपने सैटरडे संडे हटा के पीछे के 2 दिन यानी बुध तक जमा करा देना है, बुध की शाम तक।
ठीक है सर। ठीक हो गया, चलिए। अच्छा जी, तो यहाँ तक आके हमारा प्रॉक्सी का मामला भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब हम सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स वाली बात समझनी है, और मेंबर्स जो मीटिंग के अंदर डिसीजन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, सिर्फ उसका तरीका समझना है, और हमारे पास मीटिंग का साइज़ कितना होना चाहिए, कोरम जिसको हम कहते हैं। बस ये तीन चीज़ें करने के बाद हमारा मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स का एरिया कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। और क्लास के बाद एटलीस्ट प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे ये बता देना हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ ना टेस्ट कर लूँ जो आपको ना पढ़ाई गई हो। ठीक है क्लास? अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको निपटा दें कि मीटिंग का डिसीजन कौन किस किस तरीके से हो सकता है। तो जो मीटिंग के मामलात हैं जो रिजॉल्व होते हैं वो नॉर्मली शो ऑफ हैंड से होते हैं। कैसे होते हैं? शो ऑफ हैंड्स, यानी जिस तरह हम क्लास में पूछते हैं कि कौन इस मामले में इंटरेस्टेड है और नहीं है तो हाथ खड़ा कर दे, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। शो ऑफ हैंड्स इज द मोड ऑफ द रेजोल्यूशन, क्योंकि मीटिंग बुलाई इसीलिए गई होगी ना कि आपने मेंबर्स से अप्रूवल लेनी है किसी ना किसी चीज़ की। अभी हमने डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, तो शो ऑफ हैंड से आपने अप्रूवल ले लेनी है। ठीक हो गया? दूसरा तरीका ये है कि पोल डिमांड हो सकता है। क्या हो सकता है? पोल कैन बी डिमांडेड, पोल कैन बी डिमांडेड। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? जी क्लास, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। चलो जबरदस्त। तो पोल कैन बी डिमांडेड। अच्छा जी, लास्ट ये बात समझ आ गई। दो तरीके होते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है, ये जो सवाल आ रहा था, पहले तो ये बता दूं कि जो नोटिस होता है ना एजीएम का, नोटिस ऑफ एजीएम, उसमें दो किस्म के बिजनेसेस के बारे में लिखा हुआ होता है। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक क्या होता है क्लास? जी क्लास, बैटरी टाइड हो गई आप लोगों की। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर चार चीजें आती हैं, और अब हम फिर से नोटिस वाला एरिया देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे वही जो डिफेक्ट पूछे जाएंगे आपने उसमें से ये चीजें पकड़नी होंगी। इसमें एक होती है, बस ये लास्ट चीज पढ़े, मीटिंग का कोरम हम आज नहीं पढ़ेंगे, सही है? तो इस पर थोड़ी सी अपनी तवज्जो दे दें। दिस इज द लास्ट एरिया ऑफ हमारी आज की क्लास का। ठीक है जी, तो प्लीज एक्टिव हो जाए। जी क्लास, आवाज आ रही है? यस सर। चले जबरदस्त। तो ये बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा और ये आपका नोटिस का एरिया ख़त्म हो गया और नोटिस क्लास के बाद शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो डिफेक्ट्स आपने ढूंढने होंगे। अच्छा, तो एजीएम का जो नोटिस होता है उसमें दो किस्म के बिजनेसेस पे डिस्कशन हुआ होता है। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। हर वो बिजनेस स्पेशल कहलाया जाएगा जो ऑर्डिनरी ना हो, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। हर वो बिजनेस जो ऑर्डिनरी नहीं होगा वो क्या होगा क्लास? अरे भाई, स्पेशल। स्पेशल। एंड व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, consideration of financial statements plus auditor's report and plus director's report. पहली बात। दूसरी बात, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। अब कुछ याद आ रहा है पिछले पढ़े हुए से? डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कुछ याद आया क्लास? तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। एंड चौथी बात, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। जी क्लास। सर ये ऑडिटर रिपोर्ट के बाद वो बताएंगे जरा क्या लिखा था आपने? जी सर आपकी स्क्रीन जो है वो अब आ रही है?
जी मैडम, आप कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गई अभी? नहीं मैं सर ये कह रहा हूँ कि ऑडिटर रिपोर्ट में ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है आपने नीचे ड्रॉप डाउन करके? यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। जी मदिया, आपने अभी हमें ज्वाइन किया 11, तो कहीं गलती से तो आना नहीं हो गया यहाँ पे? अच्छा जी, खैर, तो ये कुछ कनेक्शन बन रहा है। अभी हमने इन चीजों पे डिस्कशन किया हुआ है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। जी जी, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने डिविडेंड में पढ़ा था, डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? मेंबर्स। तो वो कहाँ करते थे अप्रूवर्स? अप्रूव कहाँ करते थे? एजीएम में सर। ये देखिए आप कर रहे हैं। सर इसकी मेन हेडिंग क्या है सर, ये है क्या चीज? अभी तो बताया, नोटिस के अंदर आपने जो मेंबर्स को बुलाना है, दावतनामा देना है, उसमें कुछ ना कुछ अप्रूव करवाने के लिए बुलाना है ना। तो जो ये 4 चीजें हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस की अप्रूवल। और इसके अलावा जिस भी चीज पे चर्चा करनी होगी, मेंबर से डिस्कशन करना होगा, अप्रूवल लेनी होगी, उसको हम कहेंगे स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर पहले के ऊपर छोड़ के दूसरे को हम बात कर चुके हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वो हमने वहां पे पढ़ा था ना, डिविडेंड के अंदर कि शेयर होल्डर्स डिविडेंड को अप्रूव करेंगे, कम करवा सकते हैं, उतना ही रख सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। याद आ रहा है? जी जी सर, वो ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट होगा। ये ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट होगा। जबरदस्त। सर ये स्पेशल बिजनेस का इसमें इनकी होती है सर, वोटिंग काउंट होती है। हाँ, शेयर हर होल्डर्स चीज की में होती स्पेशल है, बिल्कुल होती है, उस पर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, फिर हमने उस दिन पढ़ा था ऑडिटर वाले में कि ऑडिटर अपॉइंट होता है एजीएम के अंदर। याद आ रहा है? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करता है। एक हमने चार्ट बनाया था। जी सर, याद है सर यस सर। तो ये देखिए, आज ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी एजीएम में ऐसे हो रही है। वो कहाँ लिखा हुआ होगा? नोटिस में लिखा हुआ होगा। बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, तीसरा पॉइंट, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स की अप्रूवल, ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट। ये तीनों चीजें भी आपको कहाँ मिलेंगी क्लास? ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर, नोटिस ऑफ एजीएम के। सही है। और चौथी चीज, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हर साल नहीं होते, लेकिन अगर डायरेक्टर्स के इलेक्शंस एजीएम में होंगे तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस में मिलेंगे। डायरेक्टर्स के इलेक्शंस हर साल नहीं होते, आई रिपीट, हर 3 साल में होते हैं, लेकिन अगर वो एजीएम के अंदर हो रहे होंगे तो ऑर्डिनरी बिजनेस की हेडिंग में मिलेंगे। सही है? ठीक है। Yes. यस सर। अच्छा, स्पेशल बिजनेस क्या है? हर वो चीज जो ऑर्डिनरी बिजनेस ना हो। मिसाल के तौर पे कंपनी ने अपना कोई प्लांट सेल करना है, टू सेल दी प्लांट, कोई ऑपरेशंस को डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्पोज ऑफ वन ऑफ सेगमेंट। तो अब ये इसके लिए मेंबर की अप्रूवल लेनी है। हाँ, लेनी है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? स्पेशल बिजनेस में। क्यों स्पेशल बिजनेस में मिलेगा? कि ऑर्डिनरी में ये 4 ही आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछने जा रहा हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने अगर आंसर दे दिया तो समझे आज की क्लास वसूल हो गई। अगर एक कंपनी को अपना कोई प्लान डिस्पोज करना है, या कोई भी ऐसा मैटर जिसमें मेंबर की अप्रूवल लेनी है और एजीएम गुजर चुकी, अब वो कंपनी क्या करेगी और कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगी? कोई भी एक बंदा बता दे। ईओजीएम कॉल आउट करेगी। ईओजीएम कॉल आउट करेगी, नोटिस देगी किस दिन पहले, बात खत्म। कैसा जबरदस्त, मजा आया? लेकिन अगर एजीएम का टाइम आ गया तो मैटर कहाँ डिस्कस हो जाएगा? एजीएम में। और वो मेंबर को कैसे कन्वे किया जाएगा? एजीएम के नोटिस के स्पेशल बिजनेस नोटिस में। एजीएम के नोटिस के स्पेशल बिजनेस के थ्रू। क्या तक बात समझ आई? समझ में नहीं आया ये बात। एजीएम के नोटिस के क्या सर? लास्ट वाली बात सर बता दें। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ईओजीएम करवानी है तो सिंपल नोटिस भेजोगे ना कि भाई ये नहीं है मैटर है, आप आ जाए। नॉर्मल सी बात है, फाइन। लेकिन अगर एजीएम के अंदर वो मैटर डिस्कस करना है, आपने कहा यार एजीएम करीब आ रही है, इसी में डिस्कस कर लेंगे। अब एजीएम के अंदर भी आप मेंबर को जब नोटिस भेजोगे कि भाई ये वाला मैटर, एजेंडा हमारा मीटिंग का ये, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, तुमसे इसकी अप्रूवल लेनी है, तो अब एजीएम के नोटिस के अंदर वो मैटर ऐसे ही नहीं लिखा हुआ होगा, स्पेशल बिजनेस के हेडिंग में लिखा हुआ होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस तो 4 डिफाइंड है।
ओके ओके समझा है। बात समझ आई? सर ये ऑर्डिनरी बिजनेस का 4 पॉइंट बता देंगे थोड़ा सा। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर वो विद इन 3 इयर्स होने चाहिए ना? नहीं हर 3 साल के बाद डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं, मगर मसला ये है कि अगर वो एजीएम के अंदर होने वाला है, लेट से 3 साल गुजर गए और एजीएम में होने वाला है, तो फिर इस ऑर्डिनरी बिजनेस में मिलेगा। ठीक है क्लास, तो यहाँ तक हमारी क्लास थी आज की। थैंक यू सो मच आप लोगों का। अच्छा, अगली क्लास के लिए आप ये नोट कर लें, जो हमारी वेडनेसडे को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी। अगर तो रोज़ा हो गया बुध को, तो फिर यूनिवर्सिटी हमें टाइम बताएगी कितने बजे आना है, तो हम उसी के हिसाब से पहुँचेंगे। और अगर रोज़ा नहीं हुआ तो फिर हम इसको ऑफ कर देंगे इशा की नमाज के 10-15 मिनट पहले, ताकि हम अपनी अपनी तरावियों पे पहुंच जाएं। और जो हमारी एक मेकअप रहती है 2 घंटे की, फिर हम उस घंटे को उस मेकअप के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है क्लास? सर ओके सर। ठीक है, तो अभी हमारी इन टोटल एक मेकअप रहती है, वो भी हम नहीं लगा रहे। तो हम देखते हैं कि अगर तरावी वाला सीन हो जाता है तो उस मेकअप के साथ ही एडजस्ट कर देंगे, और तरावी वाला सीन नहीं होता तो बाद में कर लेंगे, ताकि फिर हमें उसके लिए अलग से कुछ ना करना पड़े। अभी हम होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारी एक मेकअप रहती है, वो आपके जहन में रहे। ठीक है जी? ठीक है सर, ठीक है सर। चलें, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। और आज जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट वो बुलेट्स में जो ग्रुप पे बता दें, ताकि मेरे नोट में रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।